नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ की स्टडी करके आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ग्राफ को ड्रॉ करना बोर्ड पे थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसी वजह से आप लोग अपनी बुक में देखिए, ग्राफ को स्टडी करिए। डिस्टेंस आपकी दी है किलोमीटर में 0, 4, 8, 12 इस तरह से, और टाइम आपका दिया हुआ आवर्स में 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 इस तरह से। क्या पूछा, वो पूछा विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, कौन सा सबसे तेज चल रहा है तीनों में से। मैंने आपसे कहा था स्पीड स्लो है, फास्ट है, ये हमें कौन बताता है, स्पीड बता दी है। तो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच का है, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल दें tan थीटा तो क्या पता चलेगा, स्पीड पता चलेगी। मैंने आपसे कहा था tan थीटा क्या है, वही स्पीड को बताएगा, वही स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप देख लीजिए तीनों ग्राफ में सबसे ज़्यादा थीटा किसका है। तो अगर आप एंगल देखेंगे ए, बी और सी में से, तो आप देख लीजिएगा ऐसे, तो मेरे ख्याल से बी का जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा है, तो बी का थीटा सबसे ज़्यादा है, तो बी का tan थीटा भी सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बी की स्पीड भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। वो कह रहा है विच, सॉरी सेकंड जो पार्ट है आपका, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ये तीनों हैं वो हमेशा रोड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले हैं। तो देखिए अगर तीनों, जैसे ये जो ग्राफ है, जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर तो दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, इसका मतलब है वो एक दूसरे को मिलते हैं। तो इसमें देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पर दो ग्राफ एक दूसरे कट कर रहे हैं, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को तो मिलते हैं लेकिन तीनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। तो एक आंसर क्या आएगा, एक आंसर होगा बी, और आप अच्छे से थीटा देख लीजिएगा, बी का आंसर क्या होगा कि क्या तीनों रोड पर एक ही पॉइंट पर थे कभी, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पर होने चाहिए तो तीनों के लिए कहीं एक जगह क्या होना चाहिए था, कट होना चाहिए था किसी एक पर्टिकुलर केस में। इसका मतलब इन तीनों की डिस्टेंस कैसी होती है, यहाँ सेम टाइम कैसा होता है, सेम, इसका मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तो मिल जाते, लेकिन ये तीनों के लिए ऐसा नहीं है, तो आंसर आपका नो होगा। सी देखिए, हाउ फार एज सी ट्रेवल वन बी पासेज ए, कि जब बी ए को पास करता है तो सी कितना चल चुका है। अब ध्यान से देखिए, जब बी ए को पास कर रहा है तो बी ए को पास करना, बी ए के पास से गुजर रहा है, इसका मतलब बी और ए का है पास पास हैं, इसका मतलब बी और ए की डिस्टेंस कैसी है, सेम। तो इसका मतलब बी और ए क्या कर रहे होंगे, ग्राफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए बी और ए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके जस्ट नीचे सेम टाइम पर आप क्या कंसीडर करेंगे, सी को देखिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो सी है वो आपका ये ए रहा, ये आपका बी रहा, ये इंटरसेक्ट रहा, तो जो सी है आपका वो 8 किलोमीटर होगा। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे सी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है सी, 8 किलोमीटर। डी पार्ट, हाउ फार एज बी ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासिस सी, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाई द टाइम इट पासिस सी, कि जब बी सी को पास करता है तो बी कितना चल चुका है। तो बी और सी क्रॉस कर रहे हैं तो क्या ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, और ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखिए बी और सी वाला ग्राफ का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी और सी वाला जो ग्राफ है वो देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ नीचे की तरफ है यहाँ पर। तो हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाई द टाइम इट पासिस सी, तो सी को जब पास करा कितना चल चुका है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें कितने ब्लॉक्स हैं डिस्टेंस के लिए, 0 से 4 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, ये सी का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से क्या है, इसमें 0 से 4 तक कितने हैं, 7 ब्लॉक हैं। तो जो 7 ब्लॉक्स हैं वो कितने के बराबर हैं, 4 किलोमीटर के। तो एक ब्लॉक कितने के बराबर रहा, 4/7 किलोमीटर के।
तो जब बी सी को क्रॉस कर रहा है तो बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो वो जब 4 किलो, देखिए जो क्रॉस कर रहा है वो कहाँ है, जो क्रॉस कर रहा है 4 से ऊपर है, और 4 से ऊपर का मतलब 4 किलोमीटर तो चल चुका है। उसके बाद कितने ब्लॉक ऊपर है, 1 और 2 ब्लॉक ऊपर है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो 4 किलोमीटर तो चल चुका है और 2 ब्लॉक और है, तो एक ब्लॉक कितने के बराबर होता है, 2 कितना होगा, इसका डबल कितना हो गया, 4 8/7, दिस इज 4 1 दिस इज 1 4 दिस 5.14 किलोमीटर। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने अच्छे से देखेंगे तब सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 7 का चैप्टर नंबर आपका है ये मोशन 8, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नहीं दिया इसमें। ठीक है, चलिए ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कर रहा है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। एक बॉल है, उसे एक पर्टिकुलर हाइट कितनी थी, वो 20 मीटर, उससे बड़ी आराम से छोड़ दिया गया। जब मैंने आपसे कहा था अगर आप किसी को से छोड़ते हैं तो आपको उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इससे 0। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक एक्सीलरेशन दिया हुआ है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वो करा विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद टकराएगी, तो आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है और टाइम भी बताना है। ठीक है, कितनी देर के बाद टकराएगी। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो क्या आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, देखिए हमें टाइम चाहिए, डिस्टेंस को मैंने हाइट लिख लिया है, ठीक है, इसे मैं h को मैं s भी लिख सकता हूँ। तो हमें टाइम चाहिए, तो टाइम तो फर्स्ट और सेकंड में है, तो हमें डिस्टेंस भी दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, एक्सीलरेशन भी दिया हुआ, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीधा टाइम निकाल सकते हैं सेकंड को यूज़ करते हुए। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो हाइट है उससे आप डिस्टेंस मान सकते हैं, दिस इज 20, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, टाइम हमें बताना है, प्लस का हाफ ए कितना है 10, टी स्क्वायर हमें बताना है, टाइम बताना है हमें। तो ये 20 हो गया, ये 0 हो गया, ये कट गया 5 टी स्क्वायर, तो 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 4, तो टी इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड, तो टाइम आपका कितना हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब बॉल कितनी देर के बाद नीचे टकरा जाएगी, तो 2 सेकेंड के बाद। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो हमारे पास देखिए, अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, या ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो फर्स्ट लगाती हैं क्योंकि वो थोड़ा सिंपल पड़ेगी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एट v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये कितना है 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी होगी कि वो इतनी वेलोसिटी के मतलब कि 2 सेकंड के बाद वो टकराएगी अर्थ से, और कितनी वेलोसिटी से टकराएगी 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। वो कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। स्पीड और टाइम के पीछे ग्राफ आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। ये बताइए पहले 4 सेकेंड में जो कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, देखिए मैं रफली बना देता हूँ। ये आपका टाइम है, ठीक है, ये आपकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, कुछ ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब 0 से 4 के बीच में आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें अगर स्पीड और टाइम के बीच के ग्राफ होता है तो डिस्टेंस किससे निकालते हैं, एरिया से। लेकिन क्या आप इस पर्टिकुलर शेप का एरिया जानते हैं, तो हम इसका एरिया नहीं जानते, इसी वजह से आप इसका एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये राइज होता है क्या ऐसे कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तो आंसर है बिल्कुल से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन आप इसे 11th में कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम पढ़ते कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। फिलहाल आप क्या करेंगे, आप इस रीजन को शेड करके छोड़ देंगे। ये वो डिस्टेंस होगी जो इसने कवर की होगी, जो इस पर्टिकुलर एरिया के बराबर होगा। कैसे निकलेगा एरिया अभी नहीं पता हमें, बाद में आप इसे 11th में सीख लेंगे। ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ कौन सा पोर्शन यूनिफॉर्म मोशन बताता है। तो आप देखेंगे 4 सेकंड के बाद क्या है, 4 सेकंड बाद डिस्टेंस 6 मीटर, 5 सेकंड पर भी 6 मीटर। सॉरी, ये ग्राफ स्पीड का है। हाँ, तो 4 सेकंड के बाद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पर भी 6 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखेंगे टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आ रहे। तो स्पीड कैसी है, 1 डायमेंशन तो है ही, और स्पीड कैसी है उसकी कांस्टेंट। तो मोशन कैसी होगी आपकी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन कब शो कर रहा है, तो 4 सेकंड के बाद, आफ्टर 4 सेकंड मोशन कैसी है आपकी, दिस यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वगैरह स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। कि इसमें से कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है और आपको हर एक का एग्जांपल देना है। पहला, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। अब वो कह रहा है वेलोसिटी तो जीरो है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो कितना होना चाहिए जीरो। लेकिन वो कह रहा है वेलोसिटी जीरो है लेकिन तब भी एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कब, जब वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो ये कब पॉसिबल है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, जैसे मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो मैं इसे छोड़ूंगा तो नीचे क्यों गया, इसमें मोशन हुई, इसकी वेलोसिटी बढ़ी। और वेलोसिटी बढ़ती कब है, जब एक्सीलरेशन होता है। तो उस पर क्या लगता है, एक एक्सीलरेशन लगता है, उस एक्सीलरेशन का नाम होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, आप इसे आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब टाइम जीरो था तभी इस पर क्या लग रहा था, एक एक्सीलरेशन
दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो वो तब होता है टाइम जीरो है, वेलोसिटी भी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन a body is free fall under gravity। ठीक है, ग्रेविटी के अंदर अगर उसका फ्री फॉल होता है उस सिचुएशन में, जब वो बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपसे कहा था में से छोड़ दे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, इस पर एक्सीलरेशन हमेशा होता है कितना, 9.8 जी। यहाँ है तब भी 9.8, गिर रही होगी तब भी 9.8, अर्थ पर लगी होगी तब भी 9.8, वो हमेशा ऐड करता है। ठीक है, ये आप सीक्रेट सीखेंगे अभी आगे चल के। इस एक्सीलरेशन है, इसकी वजह से फोर्स है, उसी फोर्स की वजह से हम अर्थ पर रह पाते हैं, वरना हम सब उड़ के आसमान में चले जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पी पार्ट और है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कि एक ऑब्जेक्ट या तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहा है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मैंने आपसे कहा था जो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन होता है या तो मोशन की डायरेक्शन में होगा, उसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, या एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है जो एक्सीलरेशन है वो उसकी मोशन से 90 डिग्री के एंगल पर हो। ठीक है, तो ये होता है आपका टू डायमेंशन मोशन में। टू डायमेंशन मोशन आपने एक ही पढ़ी है, कौन सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या आती, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा ऐड करता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप इसे लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आपका पॉसिबल होगा। सिंस द एक्सीलरेशन एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस पर जो एक्सीलरेशन लगता है हमेशा ध्यान रखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑब्जेक्ट किधर चला, सामने की तरफ, एक्सीलरेशन किधर है, इधर इस डायरेक्शन में, तो ये से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस बन गई एक तरह से, ये टेंजेंट बन गई, तो जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो मोशन इधर की तरफ है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, इसी वजह से क्या है, इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है किस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके यहाँ, आप कितना एक्सीलरेशन होता है तो फॉर्मूला भी होता है कि ये एक्सीलरेशन होता है v²/r। ठीक है, इस एक्सीलरेशन का बकायदा नाम होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और कितना होता है ये v²/r, या v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, r क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और आपको ऑर्बिट की रेडियस दी है, आपको उसकी स्पीड बतानी है और आपको टाइम दिया हुआ 24 आवर्स। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसे आराम से कर पाएंगे। ऑर्बिट ये है उसका सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट की रेडियस कितनी दी है, 42,250 किलोमीटर। पूछा क्या है, स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो
तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखिए जब ये कंप्लीट साइकिल ये कवर करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी 2πr अपॉन टाइम। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कितना 3.14, सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी 42250, टाइम कितना 24। ये सीधा आंसर आपके इसमें आएगा किलोमीटर पर आवर में, और आप उसे चाहे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ तक कैलकुलेट करिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपके बीच बीच में लिखे होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को बताऊंगा। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।